या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हुए हों। फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करने की सलाह दी जाती है। ये स्पर्म की रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए और DFI को कम करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। Hello friends, I am Dr. Archana Sisodia, gynecologist and infertility specialist from Krishvi Women's Hospital and IVF Center, South Bhopal, Ahmedabad. So, आज हम बात करेंगे DFI के बारे में, यानी कि DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर कपल्स जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, यानी कि जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हुए हों, या फिर IVF फेलियर्स के ऐसे केसेस जिनमें रीज़न ही ना मिला हो, उनमें हम आज रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आज एडवांस फॉर्म में हमारे पास में उपलब्ध है, जैसे कि DFI। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर मनन परीक से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। थैंक यू डॉक्टर अर्चना फॉर इनवाइटिंग मी। तो DFI का मतलब है DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। ये हमें ये दिखाता है कि सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स है उसका DNA कितना डैमेज है। अगर DFI ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि स्पर्म के अंदर का DNA ज़्यादा डैमेज है, और DFI लो का मतलब है कि स्पर्म के अंदर जो DNA है वो उसमें डैमेज कम है, यानी कि वो नॉर्मल है। ओके, डैमेज मतलब आप किस तरह के डैमेज की बात कर रहे हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स को। हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो DNA को डैमेज करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऐसी मैकेनिज्म भी होती है जो ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है। अगर वो सिस्टम भी ये DNA को रिपेयर ना कर पाए तो ऐसे डैमेज DNA को हम DFI की मदद से देख सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं। सो आप व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि हम DFI करते क्यों हैं? जैसे कि हमने आगे बात की कि DFI टेस्ट स्पर्म के अंदर का DNA कैसा है, उसमें डैमेज कितना है वो देखता है। अभी जो रूटीन सीमेन पैरामीटर्स है, सीमेन के टेस्ट है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि सीमेन में स्पर्म का काउंट कितना है, उसका शेप कैसा है, उसकी मोटिलिटी, उसकी स्पीड कैसी है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। पर एक्चुअल स्पर्म का फंक्शन ये है कि वो फादर के DNA मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, उसको मदर के एग तक पहुंचाए कि जिसमें से एम्ब्रियो आगे जाके बनना है। अगर वो DNA मटेरियल डैमेज होगा तो जो बनने वाला एम्ब्रियो है वो उसमें भी डैमेज होगा, और वो एम्ब्रियो जो डैमेज है वो आगे जाके इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे पाएगा। इसके लिए DFI करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिक पैरामीटर्स सीमेन की रिपोर्ट में होते हैं, जैसे कि काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट DFI होता है। तो ये जो DFI का टेस्ट होता है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में किया जाता है या ये हम सभी केसेस में रिकमेंड कर सकते हैं? जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ऐसे केसेस जिनमें अनएक्सप्लेन्ड IVF फेलियर है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, कोई हमें रीज़न नहीं मिल रहा इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, तो इन सब केसेस में हम रूटीनली DFI करते हैं। इसके अलावा अगर सीमेन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन है, तो इन केस में हम DFI करते हैं। और मेरा सजेशन तो ये है कि सारे कपल्स जो इनफर्टिलिटी एवेल्यूएशन के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्ट कर रहे हैं, उन सारे केस में DFI हमें करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग DFI इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। DFI की रिपोर्ट मैंने देखी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने में, तो पेशेंट खुद उस रिपोर्ट को समझ सके, ऐसा आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए समझा सकते हैं? देखिए, DFI करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मेथड से हम DFI का पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है, पर जो मोस्ट कॉमन मेथड से DFI करते हैं उसके इंटरप्रिटेशन में, उसकी रिपोर्ट में ऐसे होता है कि DFI इज़ लेस देन 15%, DFI 15 to 30% और DFI मोर देन 30%। तो अगर लेस देन 15% DFI है तो उसको हम लो DFI, और यानी कि वो DFI विद इन नॉर्मल लिमिट है ऐसा कंसिडर करते हैं। अगर 15 से 30% के बीच में है DFI तो उसको हम बॉर्डर लाइन DFI बोलते हैं, और अगर DFI मोर देन 30% है, 30% से ज़्यादा है, तो उसको हम हाई DFI में काउंट करते हैं, मतलब कि उस सीमेन के सैंपल में स्पर्म का DNA डैमेज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये स्पर्म के रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए और DFI को कम करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? ओके, इसके लिए हमें ये सबसे पहले बताना पड़ेगा कि किन किन केस में
जो डीएनए है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों की लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती है, जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, बॉडी वेट ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, ओबेसिटी है, ज़्यादा रिफाइंड फूड लेते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा लेते हैं, और जिनकी सिटिंग जॉब है, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, तो इन सब केसेस में स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इन सारे केस में जो स्पर्म का डीएनए है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि किसी कपल ने ये सब मेथड्स ट्राई कर लिए पर फिर भी अगर DFI कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कपल्स के लिए हम अभी क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? सो DFI कम करने के लिए सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना होता है। एडिक्वेट स्लीप लेनी होती है, बाहर का खाना है वो उसको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपको कोई पैथोलॉजी है जैसे कि वेरिकोसील है उसको करेक्ट करना है। इसके साथ आपको ऐसा खाना लेना है जिसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो, या तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है और जो फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसी मेडिसिन्स आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीना लेनी होती है और उसके बाद जो है ये दवाई की आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा DFI कम करने के लिए, मतलब कि जिन स्पर्म का DNA फ्रेगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा है उसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करने की सलाह दी जाती है कि जिससे नया स्पर्म प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो। ये सब चीज़ें 3 से 6 महीना ट्राई करने के बाद भी DFI इम्प्रूव नहीं होता है, तो जिन कपल्स का बॉर्डरलाइन DFI है उन केस में हम IUI की ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जिससे अच्छी क्वालिटी के स्पर्म के साथ हम IUI कर सकें। और जिनका DFI बहुत ज़्यादा है, 30% से भी ज़्यादा है, उनको हम यूजुअली IVF की ही सलाह देते हैं। और IVF के दौरान हम स्पर्म सिलेक्शन के लिए नई टेक्निक यूज़ करते हैं कि जिससे ऐसे स्पर्म हम सिलेक्ट कर पाएँ जिनका DNA डैमेज कम है। तो इससे हम अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बना सकते हैं और सक्सेसफुल IVF प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर मनन, थैंक यू सो मच। आपने हमको DFI के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप हमारे व्यूअर्स जिनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मिली होगी और आगे क्या करना है तो शायद वो आप लोग आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को हम आज यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ में आपसे फिर मुलाकात लेंगे। थैंक यू सो मच।